गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। चलो ठीक है। सो मैक्सिमम जनता आ चुकी है और आई गेस कुछ लोग अभी नहीं आए हुए हैं, कुछ लोग ज्वाइन नहीं किए हैं। चलो ठीक है, सो धीरे धीरे ज्वाइन कर लेंगे जितने लोग भी हैं। अपन स्टार्ट करते हैं। गुड आफ्टरनून अनुष्का, गुड आफ्टरनून बेटा। चलो ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपन आज की कहानी। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिवीजन किया था सॉलिड स्टेट का, ठीक है। मतलब ठीक है, रिवीजन हो गया, चीजें हो गई, डन है। कोई डाउट है लास्ट क्लास के रिगार्डिंग तो पूछ लो, फिर अपन आज क्वेश्चन थोड़े सॉल्व करेंगे, ठीक है। बिकॉज रिवीजन करने का कोई फायदा नहीं है, चीजों को पढ़ने का कोई फायदा नहीं अगर क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं। तो आसान क्वेश्चंस करेंगे, कोई ऐसा नहीं कोई बहुत टफ लेवल का, कोई बहुत मतलब एडवांस टाइप का क्वेश्चन, कुछ नहीं। बिल्कुल बोर्ड्स मैक्स टू मैक्स जेई मेंस या नीट लेवल का, ठीक है। तो बिल्कुल एवरेज क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। और सच यही है कि इनमें क्वेश्चंस आसान ही आते हैं। मतलब सॉलिड स्टेट एक ऐसा चैप्टर है जिसके क्वेश्चंस जो है वो बोर्ड्स में हो, नीट में हो, जेई मेंस में हो, सब एक ही तरह क्वेश्चन आता है। ऐसा नहीं कि किसी में बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं और किसी में बहुत आसान क्वेश्चन आता है, ऐसा कुछ नहीं है। सब में ही आसान क्वेश्चन आता है। बस आपको थोड़े फैक्ट पता होना चाहिए, थोड़े फॉर्मूले पता होना चाहिए, वो डालो, आंसर निकालो, दैट्स ऑल, ठीक है। चलो, सो मैक्सिमम लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, तो अपन फटाफट से स्टार्ट करते हैं ताकि रिवीजन जो है वो स्ट्रांग हो जाए। रिवीजन का कोई मतलब नहीं बनेगा अगर चीजें आपको ध्यान ही नहीं रहेंगी तो, ठीक है। सो मैं फटाफट से क्वेश्चंस के स्लाइड्स लगा रहा हूँ, आराम से करना, कोई जल्दी नहीं है। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, जो टाइम लगे सोचना, सोच के आंसर देना। पर क्वेश्चन बहुत आसान होंगे, बहुत ही आसान, बिल्कुल मतलब ऐसा लगे कि यार ऐसे क्वेश्चन मेंस में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन को तो हम ही उड़ा देंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन और सच में ऐसे ही आते हैं, फैक्ट यही है। चलो ठीक है, तो फटाफट से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और शुरू करते हैं अपन सारे। चलो ठीक है, सारे लोग आगे आ चुके हैं तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो आपके पास स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, मैं पढ़ दे रहा हूँ और फिर आप इसको सॉल्व करके बताइएगा। बोलता क्या है कि सॉलिड विच डू नॉट शो सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन द डिफरेंट डायरेक्शन। वो सॉलिड, लास्ट क्लास में बहुत डिटेल्स में बात किए थे इस पे। वो सॉलिड जो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी हर डायरेक्शन में नहीं दिखाता, उसको क्या कहते हैं। लास्ट क्लास में भीड़ वाला और वो असेंबली वाला एग्जांपल याद करोगे तो याद आ जाएगा कि जो सारे डायरेक्शन में सेम दिखाता था उसको क्या कहते थे, और जो कुछ डायरेक्शन मतलब जो सारे डायरेक्शन में अलग अलग हो जाता था उसको क्या कहते थे। तो फटाफट से सोचो और खटाखट से मुझे इसका आंसर भेजो। जो सारे डायरेक्शन में सेम नहीं दिखाता है, और ये ऐसा नहीं है कोई कॉम्पिटेटिव है, तुम्हारे बोर्ड्स के लिए क्वेश्चन है, ये बोर्ड्स में आता है ये, ठीक है। दीक्षा बिल्कुल सही है, अनुष्का सही है, रोशन सही है, दिव्यांशु सही है, रितेश सही है, अभिषेक पांडे बाबू गलत है, डिफरेंट बोला है, डिफरेंट, सेम नहीं बोला है, डिफरेंट बोला है। आशुतोष गलत है, पांडे सही है। चलो, सो भैया जो हर डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी दिखाता है, लास्ट क्लास में बहुत डिटेल्स में बात किए थे। अनिमेश गलत है, जो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी दिखाने लगता है तो वैसे सॉलिड्स को हम क्या बोलते हैं, एनआइसोट्रॉपिक बोलते हैं। आइसोट्रॉपिक उसको बोलते थे जो सारे डायरेक्शंस में सेम दिखाता था, एनआइसोट्रॉपिक उसको बोलते थे जो डायरेक्शन बदलने पे उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाती थी। लास्ट क्लास याद करो, लास्ट क्लास में बहुत डिटेल्स में डिस्कस किए थे इस पे। आयुष सही है, ठीक है। चल आगे आते हैं, नेक्स्ट। आसान से क्वेश्चन से यार, कुछ भी टफ वाला टाइप या ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन बोलता क्या है कि बताओ परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस, सीसी। देखो ये क्यूबिकल क्लोज पैकिंग इज एफसीसी, ठीक है। लास्ट क्लास में हम पढ़े थे दिस इज एफसीसी, कुछ इसको कुछ और नहीं समझना, बस आंख बंद करके समझ लो दिस इज एफसीसी, ठीक है। अभी सीसी ये पढ़ना है बट एफसीसी अभी आपके लिए एफसीसी है। सो बोलता है परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस, कितना खाली जगह होता है एफसीसी और बीसीसी में। भरा हुआ हमको पता है, लास्ट क्लास में निकाले थे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है, भरा हुआ। तो खाली कितना होगा नहीं बता सकते हैं, भरा हुआ पता है तो खाली कितना होगा। सोचो और फटाफट से बताओ मुझे आंसर। और ये जेई का क्वेश्चन है, फर्जी क्वेश्चन। भरा हुआ हमको पता है, खाली हमको बताना है।
करो फटाफट से। और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स में आते हैं, ये याद रखना, ऐसा नहीं कि सिर्फ जेई का क्वेश्चन है ये। चलो ठीक है, ये बता मुझे सीसीपी की मतलब एफसीसी की और बीसीसी की एफिशिएंसी कितनी होती है? एफिशिएंसी बताओ, चलो मैसेज करो मुझे एफिशिएंसी दोनों की, एफसीसी की एफिशिएंसी और बीसीसी की एफिशिएंसी मैसेज करो। तो कल बताया है, कल बहुत डिटेल्स में सॉल्व करके कल अपन गए हैं क्लास में, ठीक है? दोनों की एफिशिएंसी मैसेज करो मुझे। आर्यन गलत है बेटा, बीसीसी का ठीक है रितेश, एफसीसी का बताओ। रोशन ठीक है, रितेश ठीक है, एफसीसी का एफिशिएंसी, सिंपल एफिशिएंसी और कुछ नहीं पूछ रहा। अनिमेश ठीक है, आंसर सही है। रेवांश ठीक है। चलो हमको एफिशिएंसी पता है कि बीसीसी का एफिशिएंसी जो होता है वो लगभग 68% होता है मोटे तौर पे, एग्जैक्ट हमको जरूरत नहीं है, मोटे तौर पे ये होता है 68% और ये होता है 74% होता है। अच्छा हम जस्ट अभी मैंने बोला एफिशिएंसी का मतलब हुआ भरा हुआ जगह, भरा हुआ कितने में स्फीयर है, यही तो था ना एफिशिएंसी। तो भरा हुआ जगह है वो 74% है, मतलब खाली जगह कितना रहेगा 26%। बीसीसी में भरा हुआ 68% है, तो खाली जगह कितना रहेगा बताओ 32%। ठीक है, सो बेसिकली ये यही पूछ रहा था कि खाली जगह कितना है आपके पास, भरा हुआ तो आपको पता है, तो दोनों का हमको अगर याद होगा तो हम बता सकते हैं दैट इज 26% एंड 32%। थोड़ा मेमोरी बेस्ड है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, पर हाँ क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, ऐसे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है, ठीक है, कर सकते हैं हम, जितना पढ़े हम उतने के बेसिस पे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आता है, नीट जेई हर जगह आता है इस पैटर्न के क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोलता है कि एक सब्सटेंस है एक्स बी वाई क्रिस्टलाइज होता है एफसीसी में, ठीक है, जहां ए एटम्स जो है वो कॉर्नर पे हैं और बी एटम जो है वो फेस सेंटर पे है, ठीक है, बी ऑक्युपाइज द सेंटर ऑफ फेस एंड ए ऑक्युपाइज द कॉर्नर, ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट कंपोजिशन, करेक्ट कंपोजिशन मतलब फॉर्मूला बताना है। अब सोचो ये क्वेश्चंस आप किए हो क्लास में, आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, ए जो है वो कॉर्नर्स पे है, बी जो है वो फेस सेंटर पे है, बताओ फॉर्मूला क्या होगा, कैसे निकालोगे फॉर्मूला, मैं तरीका बता देता हूं जिसको नहीं समझ में आ रहा है। कॉर्नर्स के वजह से टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स लिखो, फेस सेंटर की वजह से इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम लिखो। अब आपको पता है कि भैया कॉर्नर की वजह से मान लो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 2 है, फेस सेंटर की वजह से मान लो कि 4 आया, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा A2B4, ठीक है। सो उस तरीके से अब आपको सोचना है कि कॉर्नर की वजह से इफेक्टिव एटम कितना आया, फेस की वजह से कितना आया, और उन दोनों के अकॉर्डिंग बस उन दोनों को एक्स और वाई की जगह पुट कर देना है, काम खत्म, ठीक है। रोशन ठीक है, अनिमेश ठीक है, और ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, भले जेई में आया हुआ क्वेश्चन है बट बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है। रितेश गड़बड़ है, नीलू ठीक है, देखो ये बोर्ड लेवल का, अगर बोर्ड का नहीं होता तो नहीं कराता, ठीक है, तो इसके लिए चिल करो, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, जेई कहने के लिए जेई है। आर्यन ठीक है, दिव्यांशु ठीक है, रितेश ठीक है, पांडे गड़बड़ है, पांडे एक बार फिर से सोचो, शायद तुमने ए और बी को गलत ले लिया बेटा। रेवांश ठीक है, चलो ठीक है। सो भैया बोल रहा है कि ए जो है, ध्यान दो, ए को बोल रहा है कि ए जो है वो कॉर्नर्स पे है, बी जो है वो फेस सेंटर पे है। अच्छा ए कॉर्नर पे है, तो कॉर्नर के वजह से इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितना आता है, कितना आता है भैया, सो 1/8 × 8 मतलब 1 आता है,
याद करोगे। सो 1/8 कंट्रीब्यूशन और 8 एटम्स हैं, ठीक है, तो ये कितना आता है, 1 आता है। फेस सेंटर की वजह से कितना आता है भैया, तो फेस सेंटर की वजह से कितना आएगा, सो भैया फेस सेंटर की वजह से 1/2 इंटू 6 दैट इज 3। तो देखो बी जो है वो 3 है, तो ए कितना है, 1 है, ए 1 है तो बी क्या है, 3 है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, सोचना ही नहीं है अपने को भैया, ए जब 1 है तो बी कितना है, 3 है, मतलब A1 B3, मोटे तौर पे इसको क्या बोल सकते हो, AB3। चलेगा क्या, कोई ऐसा जिसको लग रहा है कि भैया ये समझ नहीं आया, जादू हो गया, कोई ऐसा जिसको ये लग रहा है कि जादू हो गया तो पूछ लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और रिवीजन करा रहा हूं इसलिए मैं बोल रहा हूं कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इन क्वेश्चंस को करना जरूरी है, थियोरेटिकल पार्ट हो चुका है, न्यूमेरिकल करना जरूरी है, आता है, बोर्ड्स हो, कुछ भी हो, कहीं भी हो, आसान लेवल के क्वेश्चन है ये। डन है क्या, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेम क्वेश्चन है ये, पैटर्न बस देखो वही, देखो जेई वालों को 2002 में पूछा, फिर 2005 में पूछा, सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है, बस लैंग्वेज चेंज कर दिया। पढ़ लो एक बार लैंग्वेज, बाकी आंसर तो सेम ही रहने वाला है, पढ़ लो एक बार, ठीक है, एक बार लैंग्वेज पढ़ लो अपने से, ठीक है, मैं भी एक बार पढ़ता हूँ। एन आयनिक, अच्छा एक सेकंड, हाँ ठीक है, एन आयनिक कंपाउंड हैज अ यूनिट सेल कंसिस्टिंग ए आयंस एट कॉर्नर एंड बी आयंस एट द फेस सेंटर, बताओ एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा। सेम कहानी, कुछ अलग है क्या, ये नहीं है, सेम क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। चलो नेक्स्ट आते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, सच में अच्छा है, सोचो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बोलता क्या है कि लिथियम जो है वो बीसीसी स्ट्रक्चर बनाता है, बॉडी सेंटर स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, और साइड का लेंथ जो है वो 351 है, बताओ रेडियस क्या रहा होगा। क्या करना है, बीसीसी में आपको रिलेशन याद करना है, कल पढ़े थे रिलेशन, रेडियस और साइड लेंथ में क्या रिलेशन होता है, एफिशिएंसी निकालने के लिए बस उस रिलेशन का यूज करना है, साइड का लेंथ दिया हुआ है, रेडियस निकालना है आपको, ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला आपको ध्यान होगा तो आसानी से कर सकते हो, करो इसको फटाक से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। किसी को ऐसा लगे कि टफ है तो हैंड रेज करो तो जरा, कोई ऐसा इसको लग रहा है कि नहीं भैया ये बहुत टफ क्वेश्चन है, मतलब हमसे तो ना हो पाएगा, हम पढ़े ही नहीं है ऐसा कुछ। ये रिलेशन आपको याद करा देगा कि हाँ रिलेशन क्या होता है, बीसीसी का रिलेशन याद करो, रेडियस और एज लेंथ के बीच में, दैट्स ऑल, फॉर्मूला लगाओ, काम खत्म। करो सॉल्व फटाफट से। रोशन क्या रिलेशन होता है एज लेंथ और रेडियस के बीच में, एफसीसी में, सॉरी बीसीसी में। आवाज आ रही है मेरी, रोशन ऑडियो ऑन करो तो जरा, अच्छा ठीक है, रोशन ऑडियो ऑन कर दो जरा। अनिमेश सॉल्व कर ले बेटा उसको, ठीक है सही है, बट सॉल्व कर ले, पूरा सॉल्व करो लास्ट तक, अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एफसीसी का यही रिलेशन होता है रोशन, कहाँ गया रोशन, हाँ अच्छा होस्ट का परमिशन मांग रहा है, परमिशन ले लिया, अच्छा ठीक है, हाँ रोशन क्या रिलेशन होता है बीसीसी में। सर बीसीसी में सर कॉर्नर्स में एटम्स होते हैं, मतलब कि 1/8 पार्ट्स होता है, उसके बाद एक सेंटर में होता है, तो अच्छा हाँ सर 4r होता है, मतलब 4r इज इक्वल टू मतलब रूट अंडर 3a² डायगोनल क्यूब का हो 3a जाएगा। स्क्वायर, 3√3a ना, अच्छा हाँ सर √3a, वैसे रूट के अंदर a² का रहता है। अच्छा रूट के अंदर स्क्वायर, ठीक है, चलो सॉल्व करो इसको फटाफट, आप समझ में आ गया गलती कहाँ कर रहे हो, यस सर। करो सॉल्व। अभिषेक पांडे ठीक है, आंसर सही है बेटा, दीक्षा सही है, सॉल्व कर लो पूरा, अनुष्का सही है,
चलो ठीक है, तो भैया हमको फॉर्मूला, जिसको इसको नहीं याद है फॉर्मूला, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, बिल्कुल आसान सा है यार, कुछ नहीं है, बस रिलेशन आपको ध्यान रखना है। इस वजह से ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको ये चीजें ध्यान रहे। √3 इक्वल्स टू क्या होता है, 4r होता है। डन है, जिसको इसको सॉल्व नहीं हुआ मैंने यहाँ डेटा लिख दिया। ए की वैल्यू आपको दी हुई है 351, आर आपको निकालना है। ठीक है, ये दिया हुआ 351, आर निकालना है। आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो इसको। ठीक है, तो जैसे इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो आर की जो वैल्यू आएगी, अप्रोक्सीमेटली मैं बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं आएगा, 352 से थोड़ा हो सकता है कम ज्यादा आए, सॉरी 152 से, तो ये लगभग आ जाएगा 152। सॉल्व करके देखो, ये 152 आएगा, किसकी, आर की वैल्यू, जब ए को तुम रखोगे 351। डन है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट चॉइस। √3 1.72 ले सकते हो, 1.7273 ले सकते हो anyways। ठीक है, हाँ ठीक है दिव्यांशु, ठीक है चलेगा। डन है क्या? कोई ऐसा जिसको लगता है ये समझ नहीं आया, जादू हो गया ये क्वेश्चन, बहुत भारी सा क्वेश्चन था? कोई ऐसा है जिसको लगता है ये बहुत भारी सा क्वेश्चन था, सॉल्व नहीं हो सकता अपन से? तो ऐसा है? नहीं है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन बिल्कुल पुराने पैटर्न पे है, थोड़ा मेहनत करना पड़ सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से घर पे करना। बोर्ड्स में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते तो स्क्रीनशॉट ले लो। जिसको मतलब थोड़ा अच्छे क्वेश्चन करना है वो आराम से इसको घर पे करना। कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आराम से घर पे करना। ठीक है, चलो डाउट हो तो अगले क्लास में पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से मुझे मैसेज करो इसका आंसर। बोलता है कि बीसीसी स्ट्रक्चर में लैटिस पॉइंट कहां कहां होता है? बीसीसी स्ट्रक्चर में लैटिस पॉइंट कहां कहां होता है? करो मैसेज मुझे। ठीक है निमेश, रोशन क्या कर रहा है? रोशन भाई क्या कर रहा है? थोड़ा याद कर, बीसीसी क्या होता है, थोड़ी देर पहले तूने मेरे को बताया था, और फिर क्या आंसर दे रहा है? दिव्यांशु ठीक है, इन बॉडी सेंटर यूनिट से द लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट का मतलब है एटम, सीधे एटम समझो, बॉल समझो। बॉल्स कहाँ कहाँ रखे रहते हैं बीसीसी में? रोशन ठीक है, अनुष्का गड़बड़ है, बीसीसी में बॉल्स कहाँ रखते हैं? सिर्फ कॉर्नर पे रखते हैं क्या? सारे ऑप्शंस अच्छे से पढ़ो। अब ठीक है, ऑप्शंस पढ़ो, ऑप्शन देख के बताओ मुझे कौन सा होगा। ओम ठीक है, बीसीसी में कहाँ कहाँ होता है भाई एटम? उसके लिए भी इतना मेहनत करना पड़ रहा है, इतना सोचना पड़ रहा है। रितेश ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेता हूँ, टफ क्वेश्चन होगा है ना, तो माफ फर्जी क्वेश्चन है ये। पांडे ठीक है, आसान कर दिया और लिखना भी नहीं है। रोहित कुमार सिंह ठीक है, आयुष ठीक है, और किसी ने आंसर नहीं भेजा अभी आयुष के बाद? चलो ठीक है, बीसीसी क्या होता था याद करो यार, बीसीसी ऐसे ऐसे मत किया करो यार। बीसीसी क्या होता था? बीसीसी में होता था अपने पास दो जगह पे एटम्स। याद करो बीसीसी में कहाँ कहाँ दो जगह एटम्स होते थे, कहाँ कहाँ होते थे भैया? सो बीसीसी में अपने पास दो जगह एटम्स होता था, कहाँ? तो एक होते थे कॉर्नर्स पे, ठीक है, एंड सेकंड कहाँ होता था? बॉडी सेंटर पे।
तो बॉडी सेंटर पे एंड कॉर्नर पे, इन्हीं जो दो जगह पे क्या होता था, एटम्स होते थे। तो अपने पास कहाँ क्या हो गया, कॉर्नर, सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। बॉडी सेंटर का मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द सर डाउट है। बोलो। सर जैसे एनसीईआरटी बुक में देखे थे कि मतलब प्रिमिटिव यूनिट सेल होता है, मतलब यूनिट सेल वो क्यूब के शेप में होता है, और लैटिस पॉइंट कहा जाता है मतलब जहाँ पे वर्टेक्स उसका होता है, एज जॉइंट होता है। तो सर क्यूब में तो मतलब कि सर सेंटर में तो नहीं होता है ना। लैटिस पॉइंट वर्टेक्स को नहीं कहते हैं, कहीं भी एनसीईआरटी में ये नहीं लिखा कि वो वर्टेक्स को लैटिस पॉइंट बोलते हैं। लैटिस पॉइंट उस जगह को बोलते हैं जहां पे एटम या फिर जो भी क्रिस्टल ले रहे हो उसका जो एक यूनिट पार्ट है, जो भी एटम का, मॉलिक्यूल का, जिसका भी बना हुआ हो, जिस तरह का एक क्रिस्टल है वो, मॉलिक्यूलर, सॉलिड या एटम है, जो भी है, सो उसको तुमने जिस जिस जगह पे रखा है उस पॉइंट को हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट, ना कि वर्टेक्स को बोलते हैं लैटिस पॉइंट। ठीक है सर। भेजे में गया क्या बोला मैंने? यस सर। एफसीसी है, एफसीसी में लैटिस पॉइंट कितने होंगे जल्दी बता दो मेरे को। सर 8 for 10। 14 होंगे, 8 कॉर्नर हो गया और 6 फेस सेंटर। ठीक है, तो लैटिस पॉइंट का मतलब जहां जहां एटम्स रखे गए या जहां जहां बॉल्स रखे गए, दैट इज द लैटिस पॉइंट। ठीक है, यस सर। चल अगला। ये क्वेश्चन अच्छा है, सोचो इस क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, मैं समझाता हूं। बोलता है कि पोलोनियम जो है ये क्रिस्टलाइज होता है सिंपल क्यूब। सिंपल क्यूब का मतलब हुआ प्रिमिटिव, सिंपल क्यूब का मतलब हुआ प्रिमिटिव। ये दिस इज सिंपली प्रिमिटिव। तो ये प्रिमिटिव में क्रिस्टलाइज होता है। एज लेंथ जो है वो 0.236 है। बोलता है कि बताओ रेडियस कितना होगा। सेम वही कहानी जो सबसे पहला क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में किए थे। प्रिमिटिव में रेडियस का और एज लेंथ का रिलेशन निकालो, याद है, पुट करो, वहां से रेडियस चलाएगा। सच में सच सोच, मतलब अगर मैं सच सच बोलूं तो इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल उस रिलेशन को लाओ, पुट करो, आंसर निकालो। ट्राई करो फटाफट से। करो सॉल्व इसको। प्रिमिटिव में एज लेंथ बिल्कुल एक ही पैटर्न का क्वेश्चन है। वो बीसीसी था, ये प्रिमिटिव है, बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अनुष्का सही है। रोशन गलत है, सॉल्व करो अच्छे से रोशन। रितेश सही है, दीक्षा सही है, अनिमेश गलत है। बीसीसी तुमको क्या दिया हुआ है यार, सॉरी बीसीसी बोल रहा हूँ, प्रिमिटिव दिया हुआ है, सिंपल क्यूब दिया हुआ है। सिंपल क्यूब में क्या रिलेशन होता है? रोशन अब ठीक है, रितेश ठीक है,
ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, कोई जेई वेई का नहीं है भाई। जो लोग अगर ये भ्रम में जी रहे हो तो बोर्ड्स में क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कोई जेई वेई का क्वेश्चन नहीं है ये। चलो ठीक है भैया, प्रिमिटिव में या सिंपल क्यूबिक में क्या रिलेशन होता है? अगर याद करोगे तो रिलेशन याद आएगा बाबू, a इक्वल्स टू 2r होता है। ठीक है, एज लेंथ इक्वल्स टू 2r, याद करो। ठीक है, दो बॉल्स अगल बगल रखे रहते हैं, इक्वल्स टू 2r होता है। देखो यहाँ पे तुमसे रेडियस पूछा है, ठीक है, यूनिट का ये एज लेंथ दिया हुआ, दैट इज 0.236। एज लेंथ आपको दिया हुआ है 0.236, बस क्या करना, पुट करो दोनों की वैल्यू। सो a इक्वल्स टू 0.236 पुट कर दिया, r निकालना है, r कितना हो जाएगा 0.236 बाई टू करोगे तो कितना आ जाएगा 0.118 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट चॉइस। किसी को इसमें दिक्कत लग रहा है तो मुझे बता दो। अगर देखो मैं प्रिमिटिव यहाँ बना दे रहा हूँ, याद करो प्रिमिटिव कैसा होता था, याद करो ये कैसा होता था, सिंपल क्यूबिक कैसा होता था, सिंपल क्यूबिक। ठीक है, ये होता था सिंपल क्यूबिक। अगर भूल गए हो तो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ये ऊपर से देखने पे व्यू आता था इसका। सो हमको क्या दिखता था यहाँ पे, हमको एक चीज दिखती थी कि भैया ये जो एज लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है, ठीक है, ये वाला एज लेंथ किसके बराबर है? तो भैया ये एक रेडियस यहाँ, एक रेडियस यहाँ, तो 2r के बराबर है। लास्ट क्लास में करे थे ना अपन, ऐसे मत भूलो यार। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखा करो चीजों को। चलो ठीक है, ओके नेक्स्ट। बोलता है कॉपर जो एफसीसी में क्रिस्टलाइज होता है। स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, उसी टाइप का क्वेश्चन है, आराम से घर पे करना। स्क्रीनशॉट ले लो, जेई का क्वेश्चन है, घर पे करना आराम से, कोई अभी क्लिक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, घर पे करना, उसी टाइप का क्वेश्चन, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, चल सेम वही कहानी, उसी टाइप का क्वेश्चन है, सोडियम के लिए है, बाकी कुछ भी अलग नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से घर पे ट्राई करना। ठीक है, कोई जल्दी नहीं, आराम से घर पे ट्राई करना इसको। चलो अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा टेक्निकल है, थोड़ा मेहनत करना पड़ सकता है, पर ट्राई करो। रोशन बी आंसर भेजा क्या? हाँ ठीक है, सही है रोशन। अनिमेश ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है, जेई का है, पर अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कर सकते हो इसको। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि बताओ एफसीसी में टोटल वॉल्यूम जो एटम का प्रेजेंट होता है वो कितना होता है। क्या है, टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होते कितने हैं? सो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं भैया? 4। जेड की वैल्यू कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, सो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स है 4, और एक एटम का वॉल्यूम कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? सो 4 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, दैट इज 16/3 पाई आर क्यूब। काम खत्म। आसान सा क्वेश्चन है, जेई का है भले, लेकिन बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बिल्कुल फर्जी क्वेश्चन है। ठीक है, सो टोटल वॉल्यूम स्फीयर्स की वजह से कितना आएगा? 16/3 पाई आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्लास में बताया था, याद कराया था, पढ़ाया था, जल्दी से करो। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स याद होना चाहिए सारे केसेस में। सिंपल क्यूबिक, प्रिमिटिव, एफसीसी पता है, बीसीसी पता है, बताओ आंसर क्या होगा इसका। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पूछा, मतलब इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? अनिमेश ठीक है, अभी तक सिर्फ एक आंसर आया है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स रटवाया है यार लास्ट क्लास में। अनुष्का गलत है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पूछा है,
इस चीज को समझो, कितने एटम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये नहीं पूछा है, दोनों में डिफरेंस है, लास्ट क्लास में ही बताया था। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स पूछा है, ना कि कितने का कंट्रीब्यूशन है ये पूछा है। रोशन ठीक है? अभी तक बस 2 लोगों के सही आंसर आए यार। मतलब 23, चलो एक हटा दिया, 22। तो 22 में से 2 लोगों के सही आंसर आ रहे हैं, कम से कम यार 15-17 आना चाहिए। पांडे ठीक है, पांडे गड़बड़ है। दीक्षा ठीक है, अनुष्का गड़बड़ है। क्या कर रहे हो, लास्ट क्लास में पढ़े थे अपन, कॉपी निकाल के देख लो। रेवांश गड़बड़ है। पांडे सही है, अनुष्का सही है। आर्यन गड़बड़ है। नीलू गड़बड़ है। आर्यन सही है। सारे के सारे ऑप्शन में। दीक्षा क्या कह रही है बेटा? अच्छा, नीलू ठीक है। दिव्यांशु ठीक है। कंट्रीब्यूशन नंबर नहीं पूछा है भाई, ठीक है, कंट्रीब्यूशन नहीं पूछा है। हाँ, सी कंट्रीब्यूशन नंबर है। ठीक है अनिमेश। अनिमेश इसमें भी और जेई वाले में भी था, दोनों में था। अनिमेश ऑडियो ऑन करो तो जरा। हाँ सर बोलिए। दोनों क्लास कर रहे हैं तुम? कौन सा? जेई वाले में भी था ना तुम तो अभी? नहीं सर, बोर्ड्स में। जेई वाले में नहीं था तुम? नहीं सर। चलो ठीक है। आयुष गड़बड़ है आंसर। रोहित सही है। नहीं नहीं नहीं, रोहित गड़बड़ है। बाबू ठीक, फिर से चेक करो। आयुष, रोहित फिर से चेक करो। आशुतोष गड़बड़ है। यार ऐसे क्वेश्चन गड़बड़ नहीं किया था यार, बिल्कुल याद करवाया फिर भी। ठीक है, देखो पढ़े हो इस चीज को। सिंपल क्यूबिक क्या होता है? क्या होता है इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स? 1। फेस सेंटर्ड 4। बॉडी सेंटर्ड 2। 1 4 2 होता है यार, लास्ट क्लास में बात किए थे इसको। ऐसे क्वेश्चंस मतलब बिल्कुल याद करने वाले क्वेश्चंस है यार। अभी इमेजिन भी कर सकते थे, 1 मिनट लगता है इमेजिन करने में, आंसर आ जाता। चलो ठीक है, ये छोड़ दो, ये एंड सेंटर नहीं पढ़ना, हटा दो इसको। ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन करो। फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द एटम्स इन द फेस सेंटर। मैंने लास्ट क्लास में आपको फ्रैक्शन बताया था, पैकिंग फ्रैक्शन, वही फ्रैक्शन है ये। पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग परसेंटेज। परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई होता है, फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई नहीं होता है। सॉर्ट करो इस क्वेश्चन को जल्दी से। लास्ट क्लास में बताया था फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई नहीं होता है, परसेंटेज में मल्टीप्लाई होता है। पांडे ठीक है, रोशन ठीक है। एफसीसी के बारे में पूछ रहा है, फेस सेंटर क्यूब। अनिमेश ठीक है। चलो एफसीसी में क्या होता है भैया? पैकिंग एफिशिएंसी 74%, हमको पता है, रट्टा मार के बैठे हुए हैं। ठीक है, तीनों का याद रखो मोटा मोटी, दैट इज भैया इधर 74, 68 एंड 53 मोटे तौर पे। ठीक है, तो भैया हमको पता है दैट इज 74%। 74% होता है, उसको अगर फ्रैक्शन में रखना होता है तो हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते, तो 74% को 100 से डिवाइड कर दो, या फिर उधर का भी अगर सॉल्व करोगे तो वहां से भी याद आया कि दैट इज 0.74। ठीक है, तो वहां से कह सकते हैं कि भैया इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी होगी दैट इज 0.74। किसी को समस्या है क्या इसमें? कोई ऐसा जिसको लगता है कि भैया ये समझ नहीं आया, पैकिंग फ्रैक्शन समझ नहीं आया? कोई ऐसा? वॉल्यूम ऑफ फ्रैक्शन ऑक्युपाइड मतलब पैकिंग फ्रैक्शन, कुछ और अलग नहीं।
डन है क्या? चल ठीक है। नेक्स्ट, पुराना टाइप का ही क्वेश्चन है बट सॉल्व करो इसको। बोलता है क्या कि नियन एटम है जिसका रेडियस है 160, अब की बार रेडियस दे दिया है। बोलता है कि एज ऑफ द यूनिट सेल बताना है, एज लेंथ बताना है अगर वो एफसीसी में है तो। पहले आपके पास एज लेंथ देके रेडियस पूछा था पहले स्टार्ट में, अब की बार रेडियस देके एज लेंथ पूछा है। रिलेशन लगाओ, फटाक से सॉल्व करो और पूरा एंड तक सॉल्व करके आंसर बताना। आयुष आंसर गलत है बाबू। ये एफसीसी है, प्रिमिटिव नहीं है, डबल नहीं करना, कुछ और रिलेशन होता है इसमें। एफसीसी है, याद करो एफसीसी का रिलेशन। रोशन ठीक है? ये एफसीसी है भाई, एफसीसी का रिलेशन याद करो क्या होता था। ठीक है दीक्षा? एफसीसी का रिलेशन अलग होता था, बीसीसी नहीं है ये, एफसीसी है। रितेश ठीक है? आयुष फिर से चेक करो बाबू। अनिमेश ठीक है? अनुष्का गड़बड़ है। अनुष्का बेटा ये प्रिमिटिव नहीं है या सिंपल क्यूब नहीं है, एफसीसी है। एफसीसी का रिलेशन, चलो मैं लिख रहा हूँ यार, बहुत लोग बहुत गलती कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। एफसीसी का रिलेशन याद करो क्या होता था, √2। सर वही तो अप्लाई किए, √2a = 4r। हाँ, √2a = 4r। तो बेटा उससे तेरा बी कैसे आ जाएगा? सॉल्व करके देख तो कैसे बी आएगा। देख मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ, चलो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, चलो रेडियस कितना दिया है? 160 दिया है। चलो भैया, सो √2a = 4 × 160। ठीक है, चलो a की वैल्यू कितनी आएगी? सो a की वैल्यू आ जाएगी 4 × 160/√2। बाबू इसको सॉल्व करके देखो तो जरा कितना आ रहा है। इसको सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 450 के आसपास। 450, दैट इज 453 वाला ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। डन अनुष्का? यस सर। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अच्छा है, आपको डेंसिटी वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है इसमें। क्या कहता है ध्यान से सुनो। बोल रहा है कि एज लेंथ ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल इज 400 pm। ए दे दिया, एटॉमिक वेट दे दिया 120, मतलब मोलर मास दे दिया 120 दे दिया, मतलब मोलर मास दे दिया। डेंसिटी आपको दे दिया है, बोलता है क्रिस्टल लैटिस कौन सा है। क्रिस्टल लैटिस कौन सा है का मतलब क्या ना, आपको सिंपली जेड निकालना है। रो का फॉर्मूला लगाओ, जेड निकालो। जेड क्या होता है? इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स अगर आपके पास 1 आया तो प्रिमिटिव होगा, 2 आया तो बॉडी सेंटर, 4 आया तो फेस सेंटर, एंड सेंटर आपने नहीं पढ़ा तो उसके लिए छोड़ दो। वैसे 3 होता है इसका, हाँ 2 होता है, सॉरी 3 नहीं होता, 2 होता है। ठीक है, बट जरूरत नहीं है अभी, आपको पढ़े नहीं हो तो चिल करो। ठीक है, तो फटाफट से सॉल्व करो, फटाफट से इसका आंसर बताओ कितना होगा। ठीक है, फॉर्मूला है
याद करना पड़ेगा, नहीं याद है तो मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, लेकिन बाबू फॉर्मूला याद रखा करो, ठीक है। Z into m, Z is the effective number of atoms, m is the molar mass, aq is the edge length का क्यूब एंड na is the एवोगैड्रो नंबर। तो ये आपके पास फॉर्मूला है। आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है और ये दिया है, आपको ये निकालना है। फटाफट लगाओ, खटाखट से निकालो और जेड की वैल्यू के अकॉर्डिंग आप बता सकते हो क्या है। करो सॉल्व। टाइम टेकिंग है, आराम से टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, टाइम का कोई जल्दी नहीं है। टाइम लो लेकिन सॉल्व करो। सर यहाँ पे डेंसिटी को केजी में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या? केजी मीटर? नहीं नहीं, केजी में देखो, डेंसिटी में अब यही सारा का सारा यहाँ डेंसिटी का खेला है। डेंसिटी में जो आप मास रखोगे वो ग्राम में रखोगे, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब को अगर आपकी मतलब अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होता तो आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लो। तो लेंथ को मीटर में लेके आओ लेकिन मास ग्राम में। रीजन क्या है कि भैया मोलर मास अगर याद करोगे तो इसका यूनिट होता था ग्राम पर मोल। सो इस वजह से डेंसिटी वाले केस में इसका जो यूनिट होगा वो ग्राम रहेगा, मतलब मास ग्राम रहेगा, लेकिन लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो ये ध्यान रखो। तो इसलिए इसको भी कन्वर्जन करना पड़ेगा, इसको भी कन्वर्जन करना पड़ेगा। थोड़ा मेहनत है, करो, ठीक है। मैं ऐसे बता देता हूँ कि 100 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर और पिकोमीटर यूज किया क्या, पिकोमीटर, तो 10⁻12 पिकोमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। मतलब 1 पिकोमीटर इज 10⁻⁻2, सॉरी -12 एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻2 मीटर। मीटर पिकोमीटर के बीच का रिलेशन मैंने समझा दिया आपको और सेंटीमीटर के बीच का। अब आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन पूरे तरीके से यूनिट का ही खेल है और फॉर्मूले का, बाकी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। रोशन, ठीक है, आंसर सही है बिल्कुल बेटा, ठीक है। सॉल्व करो यार, ये मतलब इस पे क्वेश्चन बहुत आता है, डेंसिटी पे बहुत आता है, तुम्हारे बोर्ड्स में भी बहुत आता है और जेई में भी, मतलब जेई नीट किसी में भी बोलो, डेंसिटी पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। सो डेंसिटी वाले क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, आने चाहिए। अभी तक सिर्फ एक आंसर आया है, कैलकुलेशन है मैं मान रहा हूँ, लेकिन सॉल्व करो इसको, डेंसिटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। दीक्षा ठीक है, सही है, चलो मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। ध्यान दो, यहाँ पे बहुत लोगों ने कोशिश किया है,
बहुत लोग शायद कर भी रहे हैं, बट मैं यहाँ पे हेल्प करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। चलो देखो डेंसिटी आपको दिया हुआ है 6.25, चलो 6.25। अब यहाँ ध्यान दो, ये सेंटीमीटर क्यूब है और वो भी नीचे में है, बाई में है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। रोहित ठीक है, आर्यन ठीक है, अनुष्का ठीक है। चलो सो बहुत लोगों ने सॉल्व कर लिया। सो ये सेंटीमीटर क्यूब जो अपने पास दिया हुआ है, इस सेंटीमीटर क्यूब को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर क्यूब में। कैसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें? सो 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करके, 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे। सो बेसिकली चूंकि डिवीजन में पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको भी डिवाइड करेंगे 10⁻⁻⁶ से, डिवाइड कर दिया, इक्वल्स टू z नहीं पता, z को z छोड़ दिया। मोलर मास कितना दिया हुआ है? सो मोलर मास अपने को दिया हुआ है 120, 120 डाल दिया, डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई। अब हमको a क्यूब करना है, a क्यूब क्या होगा? तो देखो a क्यूब क्या होगा, 400 इंटू, मैंने जस्ट बोला था कि 1 पिकोमीटर, ये क्या होगा? हाँ, so 1 picometer is 10⁻⁻12 मीटर, ठीक है। सो ये 400 पिकोमीटर है, ये 10⁻⁻12 से इसको मल्टीप्लाई कर लिया, होल का यहाँ पे क्या कर लिया, क्यूब कर लिया, क्योंकि एक क्यूब था तो क्यूब कर लिया, मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ बोला है कि एन की वैल्यू आपको जो लेनी है वो लेनी है 6 × 10⁻23, तो 6 × 10⁻23। डन है, चलेगा। सो भैया इसको जैसे सॉल्व करोगे, आपके पास ये डेटा है, इस डेटा को जैसे सॉल्व करोगे, अब देखो यहाँ पे क्या होगा ना, कैंसिल हो जाएगा, लगभग बहुत सारे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, और ये जो z है, इस z की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, मतलब बहुत लोगों ने सॉल्व किया होता है, एग्जैक्टली 2 आ गया होगा, एग्जैक्ट 2 आ गया होगा, ठीक है। सो एग्जैक्ट 2 आ गया मींस दैट इज अ बीसीसी स्ट्रक्चर, चलेगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जेई का पुराना बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ऐसा नहीं कि टफ है, अच्छा है। स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से घर पे करना, कोई इसको अभी करने की जरूरत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, आराम से इसको घर पे ट्राई करना। स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से घर पे ट्राई करना, ठीक है। नोट्स में भी डाल ही दूंगा, बट घर पे ट्राई करना इसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से बताओ, याद करवाया है, लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, फटाफट से बताओ क्या होता है, क्या बोला है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। किसका बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर? पहले सिंपल क्यूबिक का, फिर एफसीसी, फिर बीसीसी, लास्ट क्लास में बताया था। याद रखने वाली चीज है ये, फैक्ट है और याद रहना चाहिए, जरूरी है ये। क्वेश्चंस आते हैं, मैंने लास्ट क्लास में बोला था क्वेश्चंस आते हैं इस पे। अनुष्का गलत है, क्या कर रहे हो यार, बिल्कुल मतलब थोड़ा ध्यान रखा करो, थोड़ा फैक्ट्स ध्यान रखने पड़ते हैं। अनिमेश गलत है, गलत है अनिमेश। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या क्या होता है? रोशन सही है, दिव्यांशु गलत है, चेक करो एक बार जिन लोगों को गलत बोल रहा हूं। पांडे सही है, दीक्षा सही है, लिखवाया गया कोऑर्डिनेशन नंबर, चेक करो, ऐसे मत भूला करो यार, क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछे जाते हैं ये, 1 नंबर 2 नंबर में बहुत पूछा जाता है। अनिमेश गलत है, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं होता ये नंबर ऑफ एटम्स कंट्रीब्यूटिंग इन एनी स्ट्रक्चर है, जो आपने भेजा है, नंबर ऑफ एटम्स कंट्रीब्यूटिंग, कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है, कोऑर्डिनेशन नंबर अलग होता है, लास्ट क्लास में समझाया था मैंने। दिव्यांशु ठीक है, सही है, चलो ठीक है। लास्ट क्लास में बताया था भाई, फिर से बता रहा हूँ, प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, बॉडी सेंटर्ड कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, एफसीसी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12, ठीक है।
सो इसको ध्यान रखो, पहले 2 का डिफरेंस फिर 4 का डिफरेंस, 6 और 2 8, 8 और 4 12, ठीक है। तो पहले 2 बढ़ता है फिर 4 बढ़ता है, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे चॉइस वैसे याद रखो, लेकिन याद रखो यार, ये मत भूलो, ठीक है। चलो, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट चॉइस, ठीक है। अनिमेश, वो नंबर ऑफ एटम्स कंट्रीब्यूटिंग है, याद रखना, नंबर ऑफ एटम्स कंट्रीब्यूटिंग अलग होता है। सिंपल क्यूबिक में 8 एटम कंट्रीब्यूट करते हैं, बीसीसी में कितने कंट्रीब्यूट करते हैं 9, और एफसीसी में कंट्रीब्यूट करते हैं 14। ये कंट्रीब्यूटिंग एटम्स है, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तीनों लिख रहा हूँ, ठीक है। और जेड इफेक्टिव कितना होता है, सॉरी, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स जिसको हम जेड से जानते हैं, ठीक है। सो ये कितना होता है, तो सिंपल क्यूबिक में 1 होता है, बीसीसी में 2 होता है, एफसीसी में 4 होता है। सो जो 3 डेटा है तीनों के रिगार्डिंग, उसका मैंने टेबल बना के आपको लिख दिया है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अनिमेश कोई बात नहीं, लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, सबके लिए बोल रहा हूँ मैं, इसको ध्यान रखिएगा, इस पे क्वेश्चन बहुत कॉमनली पूछा जाता है, ठीक है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स, कंट्रीब्यूटिंग एटम्स और कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो तो इसको लिख के रख लो, दिस इज कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, तीनों के लिए, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, ठीक है। चलो, अगला क्वेश्चन पुराना ही क्वेश्चन है, बस उसको थ्योरेटिकल पार्ट में दिया हुआ है, आपका मॉड्यूल का क्वेश्चन है, सॉल्व करोगे तो आएगा। पढ़ लो एक बार क्वेश्चन, किसी को लगे कि ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं बता दूंगा, बाकी इस क्वेश्चन को ऑलरेडी आप सॉल्व कर चुके हो, जेई का पुराना क्वेश्चन है, आपके मॉड्यूल में आपको मिल जाएगा, शायद लेवल 1 या लेवल 2 में मिल जाएगा, किसी में तो मिल जाएगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट आते हैं, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस। शुरू में क्वेश्चन कराया था, फ्री स्पेस कितना खाली रहता है, मुझे फटाफट से इसका आंसर भेजो। तो सेम वही क्वेश्चन है, उसमें ऑप्शंस थे, इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन सेम क्वेश्चन है, फटाफट से मुझे आंसर भेजो। तो समझाया उस टाइम में, अब आंसर चाहिए मेरे को, भेजो आंसर जल्दी से। फ्री स्पेस कितना होता है, अच्छा सीसीपी इज एफसीसी, उस समय बताया था, फिर से बता रहा हूँ, सीसीपी कुछ और नहीं है, दिस इज एफसीसी, ठीक है। अभी आपको नहीं पता, आप आगे पढ़ोगे, एफसीसी को बोलते हैं सीसीपी। दोनों का बता अनुष्का, ठीक है। बीसीसी का सही है, एफसीसी का कितना होता है फ्री स्पेस, कितना परसेंट, ठीक है रोशन। चलो, तो उस समय डिस्कस किए थे, दैट इज 26 एंड 32, ठीक है। 74 था, 68 था, 100 में से माइनस किए, 26 एंड 32, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है, बोलता है क्या कि पैकिंग एफिशिएंसी बताओ इस केस में, ठीक है। अब पैकिंग एफिशिएंसी आपको कैसे बताना है, तो समझो इस चीज को, ये 2 डायमेंशनल फिगर है, 3 डायमेंशनल नहीं है, 2 डायमेंशनल है। अब 2 डायमेंशनल फिगर और 3 डायमेंशनल में क्या फर्क पड़ेगा, तो आप वहां जब वॉल्यूम लेते थे तो आप क्या करते थे, वॉल्यूम इन द क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। फिर से बोल रहा हूँ, वॉल्यूम इन द क्यूब, किसका वॉल्यूम, स्फीयर का जो क्यूब के अंदर में है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, दैट इज ए क्यूब, मल्टीप्लाइड बाय 100, ये करते थे। तो वहां पे आप वॉल्यूम लेते थे क्योंकि वो 3 डायमेंशन में था, ये 2 डायमेंशन में बात कर रहा है, मतलब आपके पेन पेपर पे बना हुआ है। तो इस केस में आपको एरिया लेना है, किसका एरिया लेना है, समझो इस चीज को। तो देखो आपको क्या करना है, बेसिकली ये जो इसके अंदर का एरिया आया, ये जो अंदर में आ रहा है, मतलब मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, आपके मॉड्यूल में ये क्वेश्चन है। तो देखो ये स्क्वायर के अंदर में जितना भी ये सर्कल एरिया ले रहा है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, सो एरिया ऑफ द सर्कल दैट इज इनसाइड द स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब ये जो एरिया का, ये जो पूरा स्क्वायर है इसका एरिया मल्टीप्लाइड बाय 100। जो पहले क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। अब की बार क्या है, एरिया ऑफ सर्कल्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर इनटू 100। सॉल्व करो इसको फटाफट से बेटा, कीजिए इसको सॉल्व जल्दी जल्दी से, आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है। आंसर लेके आओ, नहीं ऐसे आधे मत छोड़ो, आंसर लेके आओ। और इसको समझ नहीं आया वो हैंड रेज कर दो, भैया आपको समझ ही नहीं आया ये क्या चीज है, पता नहीं क्या चीज बता दिया।
सर वो 1 है कि L लिखा है? L। ठीक है सर। रोशन गलत है बाबू। एरिया देखो कितने आपको कहाँ फोकस रखना है, आपको इस जगह पे फोकस रखना है। इसके अंदर का ये जो पूरा है ना, ये एरिया, इसके अंदर का ये, इस पे पूरा फोकस रखना है आपको, ठीक है। करो। अंदर में जितना सर्कल का एरिया आया डिवाइडेड बाय पूरे स्क्वायर का एरिया मल्टीप्लाइड बाय 100, मैं लिख देता हूँ। और ये सर्कल का एरिया कौन सा है? इनसाइड, जो अंदर में है, ठीक है। करो सॉल्व। रोशन ठीक है, मतलब लगभग लगभग ठीक है, सही है, ठीक है। चलो ठीक है, मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैक्स अनिमेश वैल्यू लेके आओ ना बाबू, ये क्या है, मतलब इस फॉर्मेट में रखेगा तो कैसे होगा? ठीक है, सॉल्व करो उसको। अनुष्का ठीक है, सही है, लगभग सही है। हाँ ठीक है, दीक्षा ठीक है। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो ये एरिया ऑफ द सर्कल कितना आएगा, तो देखो ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट चीज क्या है। इस सर्कल का 1/4 आ रहा है। देखो इस सर्कल का कितना एरिया अंदर में आया, 1/4, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4, इसका भी 1/4, और ये पूरा का पूरा सर्कल है। तो टोटल एरिया ऑफ द सर्कल कितना होगा? तो देखो मैं टोटल एरिया ऑफ द सर्कल लिखूं, सर्कल नंबर ऑफ सर्कल्स मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ठीक है। तो कितने सर्कल है यहाँ पे? तो 1/4 इंटू 4, 1/4 वाले कितने हैं? 1 2 3 4, तो 1/4 इंटू 4 प्लस 1, ये पूरा टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स है, दैट इज 2 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर का एरिया कितना होता है? ए स्क्वायर, यहाँ पे एल दिया है तो एल स्क्वायर लिख लो, एल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा कि इस आर को और इस एल के बीच का रिलेशन निकालना पड़ेगा। क्या रिलेशन आएगा? तो भाई देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये पुराना ही रिलेशन रहेगा, ये पुराना जो रिलेशन एफसीसी में पढ़े थे, ये देखो, इसको ज्वाइन करो, ठीक है। सो हमको दिख रहा है यहाँ पे क्या कि भाई ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ जो होगा, ये लेंथ कितना होगा? सो दिस लेंथ विल बी √2a, ठीक है। √2l ले लो, मतलब a नहीं होगा, l ले लो, √2l, ठीक है, क्योंकि ये l है, ये भी l है, पाइथागोरस लगाओगे तो दैट विल बी √2l, ठीक है। तो बस अब उसको उठा के यहाँ पुट कर देना अपने को, ठीक है। सो जैसे ही यहाँ पे √2l आपने अपने यहाँ पुट करना है, ठीक है। रेडियस, अब अपने पास रिलेशन क्या आ गया है? सो रिलेशन अपने पास क्या आ गया? आर 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 एंड आर, चार यहाँ पे रेडियस है। देखो ध्यान दो यहाँ पे, जिसको इसमें समस्या हो, इस लेंथ पे, इस डायगोनल लेंथ पे कितने रेडियस एग्जिस्ट कर रहे हैं या कितने सर्किल है? तो इस सर्कल का एक रेडियस, इस सर्कल का दोनों रेडियस, और इस सर्कल का एक रेडियस। तो बोल सकते हैं ना कि √2l इक्वल्स टू 4r, ठीक है। 4r के बराबर हो गया, 1 2 3 4 4r। तो बस वही रिलेशन अपने को यहाँ पे चिपका देना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि √2l इक्वल्स टू 4r, तो r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? √2l/4। एफसीसी वाला ही रिलेशन है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। सो बस यहाँ पे r के जगह पे आपको क्या पुट कर देना है? √2l/4, काम खत्म। जैसे ये पुट करोगे और इसको सॉल्व करोगे, सो ये l स्क्वायर, ये l स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये l स्क्वायर और ये l स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा।
और कट कुटा के मोटे तौर पे जो है वो लगभग आ जाएगा 78%, मोटे तौर पे। करके देखो सॉल्व, अभी भी नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, करो सॉल्व, अभी ट्राई करो, मैंने सॉल्व कर दिया बट स्टिल ट्राई करो, और नहीं समझ में आया तो पूछ लो। इस क्वेश्चन से आपको एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। ये कॉन्सेप्ट क्या है? वॉल्यूम ऑक्युपाइड या एरिया ऑक्युपाइड बाय एनीथिंग डिवाइडेड बाय टोटल एरिया इनटू 100 या टोटल वॉल्यूम इनटू 100। फिर से बोल रहा हूँ, वॉल्यूम और एरिया ऑक्युपाइड बाय एनीथिंग डिवाइडेड बाय टोटल एरिया या टोटल वॉल्यूम इनटू 100। पहले वॉल्यूम के लिए पढ़ते थे, अब एरिया के लिए देख चुके हैं। किसी को इस क्वेश्चन में तकलीफ है तो हैंड रेज करो, मैसेज करो, बताओ, उस पर बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। डन है क्या? चल ठीक है। सो इसके साथ जो प्रैक्टिस क्वेश्चन था, जो रिवीजन था, वो अपना हो चुका है। अब अपन आते हैं आज के मतलब थियोरेटिकल पार्ट पे। आज अपन थ्योरी जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं, सो फटाफट से नया थ्योरी अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो जस्ट मिनट, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, 1 मिनट रुक जाओ बस। हाँ ठीक है, चल। सो यहाँ तक मुझे लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। जो क्वेश्चन होमवर्क दिया उसको आराम से घर पे ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलो, सो फटाफट से अब अपन इसे इधर आते हैं। अपने को बोला गया कि भैया नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अ क्लोज पैक स्ट्रक्चर। ये आपने नहीं पढ़ा है तो अपन आज इसको स्टार्ट करने वाले। क्लोज पैक स्ट्रक्चर, अब ये कहता क्या है, समझो इस चीज को। ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आपको मैं कुछ बॉल्स दे दूं, सो आप उन बॉल्स को लेके कितने तरह के पैकिंग बना सकते, कितने तरह के आप उसको क्लोज पैक बना सकते हैं। मतलब आपको बोल दिया गया कि 20-25 बॉल दे दिया तो आप उसको अरेंज करके एकदम क्लोज पैक स्ट्रक्चर्स बनाना है, क्लोज एकदम उसको पैक करना है, मोटे तौर पे समझ लो उसको पैक करना है। सो अब अगर आपको बोला गया कि बॉल्स को पैक करना है, तो बॉल्स को आप किस किस, जैसे 1D में पैक कर सकते हो, 1D इज अ सिंपल लाइन। 2D मतलब क्या हुआ, एक एरिया में पैक कर सकते हो, और 3D मतलब एक वॉल्यूम में पैक कर सकते हो। सो बॉल्स को 1D, 2D और 3D में हम कैसे कैसे पैक कर सकते हैं, हम इस टॉपिक में यही देखने वाले हैं। सबसे पहला कि 1 डायमेंशन में कैसे पैक करेंगे, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ तो। सॉरी, ठीक है, चलो। सो अगर मुझे बोला गया कि 1 डायमेंशन पैकिंग करनी हो, भाई क्या हो गया सर? एक डाउट है। एक सेकंड, हाँ बोल बाबू बोल। सर जैसे ये जो बॉल्स है, ये तो वही ना, एक यूनिट में जो एटम मतलब कि कह सकते देता हो, है वही? कह सकते हो, कह सकते हो, ठीक है। लेकिन फिलहाल हाँ, लेकिन दिक्कत ये है कि हर केस, जैसे और सब केस है उसमें हो सकता है मॉलिक्यूल्स भी हो सकते थे, इसमें मॉलिक्यूल्स को नहीं लेके चलते। इसमें हम सिर्फ और सिर्फ बॉल्स या ऐसे बोल लो कि एटम्स को लेके चलते हैं। अब मॉलिक्यूल वाला केस कभी पढ़े नहीं हो तो जरूरत नहीं है माथापेची करने का, ठीक है। चल, सो बोला गया आपने को कि क्लोज पैकिंग इन द 1 डायमेंशन। अब एक डायमेंशन में, एक डायमेंशन मतलब एक लाइन में आप कैसे पैक कर सकते हो, ठीक है। सो भैया एक लाइन में अगर आपको बॉल्स पैक करना है तो क्या करोगे, लाइन से ऐसे बस रख दोगे, और तो कोई दूसरा उपाय नहीं है। अब ये याद रखना कि ये क्लोज पैक है। क्लोज पैक का मतलब है कि हम उनके बीच में जानबूझ के स्पेस नहीं छोड़ेंगे, हम जानबूझ के स्पेस नहीं छोड़ेंगे। छूट जाए, रह जाए, मजबूरी है वो बात अलग है, बट हम जानबूझ के स्पेस छोड़ के हम अरेंजमेंट नहीं करेंगे,
ठीक है। सो क्लोज पैक स्ट्रक्चर मतलब कि अगर आपको 1D में पैक करना है, एक डायमेंशन में, मतलब एक लाइन में अगर आपको बॉल्स अरेंज करनी है तो एक ही तरीका अरेंज करने का कि भैया उनको लाइन से अरेंज कर दो, बाकी कोई दूसरा इसमें तरीका नहीं है। अब इसकी खासियत क्या क्या है, ठीक है। सो इसको बोलते क्या क्या है, इसका नाम क्या है, तो इसको बोलते हैं लाइन अरेंजमेंट। दिस इज नोन एज लाइन अरेंजमेंट, ठीक है। कुछ कुछ चीज और भी है जो इसमें आपको ध्यान रखना है। अब एक बात बताओ कि ये एक बॉल जो है वो कितने बॉल के साथ टच में है, दो के साथ। अपने अगल बगल वाले मान लो मैं इस बॉल को पकड़ लूं तो ये बॉल कितने बॉल के साथ टच में, इधर वाला और इधर वाला, दो ही बॉल के साथ टच में है। सो अगर हमसे पूछेगा कि बता इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा किसी भी बॉल का, सो हम बोल सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा, ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा। सो इसको बोलते हैं लाइन अरेंजमेंट और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 2 होता है। चलेगा क्या, बिल्कुल ये आसान सा है। 2D 3D में जाएगा तो ये चीजें बहुत बड़ी होती जाएंगी, टफ होती जाएंगी। बट टफ क्या मतलब, ठीक है थोड़ा बड़ा होते जाएगा। 1D में तो कोई, अच्छा एक बात बताओ ना, एक लाइन मतलब मुझे बोला कि एक लाइन में बॉल को अरेंज करना, कोई दूसरा तरीका है अरेंज करने का इसके अलावा, कोई दूसरा तरीका अपने पास नहीं है। सो हेडिंग डालो फटाफट से, क्लोज पैक स्ट्रक्चर, उसका सब हेडिंग डालो क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। इस डायग्राम को बना लो और ये दोनों पॉइंट लिख लो फटाफट से, जल्दी जल्दी करो, शुरू हो जाओ। लास्ट वाले के लिए 2 थोड़ी होगा दीक्षा, हम लास्ट वाला देखो एक्चुअल में क्या होता है ना कि हम लास्ट वाला या फर्स्ट वाला इन केसेस को हम लेके नहीं चलते। क्यों, क्योंकि एक्चुअल में हमारे पास एटम्स का कोई एंड है क्या, एटम्स इतने हैं, मतलब अरबों खरबों, उसमें एक लास्ट वाला होगा, तो उस लास्ट वाले के बारे में हम लेके नहीं चलते। अब ये समझाने के लिए बस इतना ही बना सकते थे इसलिए बना दिया, ठीक है। इसलिए लास्ट वाले को कभी कंसिडर नहीं करते। बाकी हाँ ठीक है, सही है कि लास्ट वाले के लिए 2 नहीं होगा। अब तो सोचना कि खरबों एटम्स हैं, उसमें कुछ ही एटम्स होंगे ना जो लास्ट में रहेंगे। फर्स्ट को तो कर सकते हैं, बिल्कुल अनुष्का, दोनों के लिए सेम चीज है ना, फर्स्ट और लास्ट के लिए। मतलब मैं इधर से देखूं तो फर्स्ट मेरे लिए ये हो जाएगा, इधर से देखूं तो मेरे लिए फर्स्ट ये हो जाएगा। तो फर्स्ट और लास्ट का तो कोई मतलब नहीं बनता ना, आप तो देख कहां से रहे हो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। चल नोट डाउन कर लिए, ठीक है। अब ये तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब आगे वाले जो आने वाले वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंड वन इज द क्लोज पैकिंग इन द 2 डायमेंशन। अब ये समझना, 2 डायमेंशन में मतलब एक आप समझ लो ऐसे कि आपके पास कुछ जमीन पे जगह दे दिया गया, जमीन पे आपको क्या दे दिया गया, बड़े बड़े फुटबॉल दे दिए गए, बोले गए जमीन पे इसको अरेंज करो। अब जमीन पे आप उसको कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, तो उसको अरेंज करने के मेनली 2 तरीके, मेनली स्टैंडर्ड वाइज 2 तरीके। कौन से स्टैंडर्ड वाइज 2 तरीके, या तो आप ऐसे करो, देखो ध्यान दो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, या तो आप ऐसे करो कि एक लाइन जैसे 1D में अरेंज करते थे वो करो, फिर उसके नीचे जस्ट वैसी ही लाइन अरेंज करो, फिर जस्ट उसके नीचे वैसी ही लाइन, जस्ट उसके नीचे वैसी ही लाइन। मतलब 1D में जो अरेंजमेंट आपने रखा था वो सेम अरेंजमेंट को आप क्या कर दो, कॉपी पेस्ट कर दो उसके नीचे नीचे नीचे, ठीक है। सो एक तो तरीका आपके पास ये है। दूसरा तरीका क्या है, ध्यान देना, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपके पास ये वाला है कि भैया एक तो लाइन में अरेंज किया, लेकिन दूसरे वाले को ना सेम अरेंजमेंट नहीं दिया, जैसा ये वाला था वैसा उसने नहीं किया। क्या किया, यहाँ पे जो ये बीच में गैप्स होते थे, इस गैप वाले में एक को रखा, इधर वाले में यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे रखा। मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला ये जो दोनों लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों सेम लाइन नहीं है, दोनों सेम अरेंजमेंट नहीं है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, मतलब थोड़ा आगे पीछे करके रखा गया है। अब ये देख के फील तो आता है कौन सा अरेंजमेंट है, और अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे ना, और जो लोग कैरम खेलते होंगे ये उनको ये फील जरूर आ गया होगा, यार कैरम में तो हम इसी तरीके से जब गेम खेलते हैं तो अरेंज करते हैं। याद आ रहा है क्या कुछ, कैरम खेलते हो उसमें याद करो, कैरम खेलते वक्त कुछ इसी तरीके का अरेंजमेंट किया जाता है। जो पहले है जो क्वीन को रखते हैं बीच में, क्वीन को ऐसे रखते हैं, कहाँ गया, हाँ बीच में ऐसे क्वीन को रख देते हैं, यहाँ पे क्वीन को रख देते हैं, और फिर साइड में क्या करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट अरेंज कर रहे होते हैं। अगर याद आ रहा होगा तो याद करोगे, सो पता चलेगा कि हाँ अच्छा यहाँ पे व्हाइट, फिर कहाँ गया,
व्हाइट वाला इसमें आएगा, ठीक है। मतलब यहाँ व्हाइट मान लो, यहाँ व्हाइट मान लो, यहाँ व्हाइट मान लो, जैसे व्हाइट किया और फिर बीच में क्या किया, दूसरा ब्लैक वाला अरेंजमेंट किया। सो ये अरेंजमेंट बिल्कुल वो सिमिलर है जैसा हम कैरम बोर्ड में करते हैं। यहाँ पे मान लो येलो कर दिया, यहाँ येलो कर दिया, यहाँ येलो कर दिया, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट को देखो, याद आएगा कैरम वाला अरेंजमेंट है। सो बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इसमें जैसा ऊपर वाला लाइन वैसा नीचे वाला, वैसा नीचे वाला, वैसा नीचे वाला, इसमें नहीं है। इसमें ऊपर वाला उसके नीचे वाला अलग है, फिर उसके नीचे वाला ऊपर वाले के जैसा ही है, जैसा सबसे पहला वाला था वैसा ही ये है, और इसके नीचे वाला दूसरा वाला जैसा था वैसा है, ठीक है। सो इसमें दो तरह के लाइन अरेंजमेंट यूज किए गए हैं, तब जाके ये बना है। इसमें एक ही लाइन अरेंजमेंट है। अब इन दोनों का नाम क्या है? सो देखो, अगर मैं किसी एक बॉल को सेंटर में रख लूं, जैसे यहाँ पे इसको रखा हुआ है, इसको सेंटर में रखूं, तो इसके अगल बगल में कितने एटम्स के साथ टच में आ रहा है? 1 2 3 4, 4 के साथ टच में आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इसको सेंटर बॉल मान लूं, तो ये कितने एटम के साथ टच में आ रहा है? तो देखोगे कि भैया ये 6 एटम्स के साथ टच में आ रहा है, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6। सो देखो ये 6 एटम के जब सेंटर को कनेक्ट करोगे, देख रहे हो ये हेक्सागन बन रहा है, और यहाँ पे ये चारों को कनेक्ट करने पे ये क्या बन रहा है? अपने पास स्क्वायर बन रहा है। तो हम इसलिए बोलते हैं कि दिस इज अ स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड दिस इज अ हेक्सागन क्लोज पैकिंग। दोनों में तुम एफिशिएंसी भी निकाल सकते हो कि एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, वो तुम्हारा होमवर्क है। आज आराम से घर पे कैलकुलेट करना एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। लेकिन हमको देख के पता चल रहा है कि भैया इसमें तो एफिशिएंसी बेटर होगा, सेकंड वाले में एफिशिएंसी अपने को क्या होगा? बेटर होगा, क्योंकि पैकिंग अच्छी है। बट हाँ, 2 डायमेंशन में पैक करना था तो यही दोनों तरीके थे, कोई तीसरा तरीका अपने पास नहीं है 2 डायमेंशन में पैक करने के लिए। डन है। सो ये दो तरीके हैं, दोनों का नाम क्या है? सो दिस इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग, दिस इज अ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब दोनों के लिए मैं पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, इन पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा। पहली चीज, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज अ कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा भैया? सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज, अभी जस्ट बताया था, ए वाले में गैप ज्यादा है, बी वाले में गैप कम है, तो बी वाले पैकिंग मेथड ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल दीक्षा, बी वाला पैकिंग मेथड डेफिनेटली ज्यादा अच्छा है। ए वाला जो पैकिंग मेथड है वो उतना अच्छा नहीं है। बट हमारे पास, हमको अभी क्या देखना था? हमको तो अभी देखना था कि कितने तरीके से हम पैकिंग कर सकते हैं, हम ये देख रहे हैं। तो दो तरीका है, या तो स्क्वायर वाला पैकिंग कर लो या हेक्सागन वाला पैकिंग कर लो। बाकी ये बात सच है कि ए वाले में ज्यादा है, ए वाले में एफिशिएंसी कम है, बी वाले में एफिशिएंसी ज्यादा है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? सो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा इसका 4 और इसका हो जाएगा 6। चलो अब सेकंड वाले में आते हैं कि भैया पैटर्न क्या है। सो देखो यहाँ पैटर्न क्या है, ये सारे के सारे जो लाइंस हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं। सारे के सारे लाइंस जो है बिल्कुल सिमिलर है। मतलब अगर इसको ए पैटर्न मान लो ए पैटर्न है कि, तो ये भी यही पैटर्न है, ये भी यही पैटर्न है, ये भी यही पैटर्न है। लेकिन इस केस में क्या है कि अगर मान लो ये वाला ए था, तो ये ऊपर वाला जो है वो सेम नहीं है, उससे थोड़ा हटके है, थोड़ा अलग है, तो इसको बी पैटर्न मान लिया। फिर उसके ऊपर वाला सेम जैसा पहला था वैसा वाला है, और फिर इसके ऊपर वाला जो है ये जैसा दूसरा वाला था उसके जैसा है। सो इसका जो पैटर्न होगा वो क्या कहलाएगा? ए बी टाइप। और ये क्या कहलाएगा? ए टाइप। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, इन टाइप्स को बिल्कुल याद करके रखना है कि दिस इज नोन एज ए टाइप, दिस इज नोन एज ए टाइप, डॉट 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 दे देते हैं, ठीक है, डॉट 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 देके लिखा जाता है ए टाइप, एंड दिस वन इज ए बी टाइप। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो लाइंस थे वो लाइंस दोनों में क्या थे? अलग अलग थे। तो बाबू इसको फटाफट से लिखो, खटाखट से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। बनाओ इस डायग्राम को और जल्दी से नोट डाउन करो। चलो शुरू हो जाओ फटाफट से, जल्दी जल्दी, टाइम बाबू कम है अपने पास, करो इसको जल्दी जल्दी। एफिशिएंसी आपका होमवर्क है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एफिशिएंसी आपका होमवर्क है, आप घर पे इसको सॉल्व करके आइएगा। 2D में आपको एफिशिएंसी, 3D में आपको एफिशिएंसी पता है, सो इसका एफिशिएंसी जो है आपका होमवर्क है। ठीक है, सो इस एफिशिएंसी को आप कैलकुलेट करके घर पे आइएगा, घर से आप कैलकुलेट करके आइएगा। ठीक है, 2D में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 2D में आपको कैलकुलेट करना, 3D में नहीं जाना, 2D में कैलकुलेट करना। मतलब आपको ये मान के चलना कि दीज आर सर्कल्स नॉट स्फीयर्स। ठीक है, 2D में।
3D में नहीं कैलकुलेट करना, 2D में कैलकुलेट करना। नहीं दीक्षा, नोट डाउन करते चलना है बाबू, पीडीएफ के भरोसे नहीं रहना, नोट डाउन करते चलो, ये सब नहीं, पीडीएफ के भरोसे वाला काम नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं अपन, 2 हो गया पैकिंग, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं अपन, दैट इज 3 डायमेंशन में पैकिंग। अब ये सबसे चैलेंजिंग पार्ट है, ये सबसे चैलेंजिंग पार्ट है, ये सबसे मुश्किल पार्ट है, समझने में ये दिक्कत करता है। पहला पार्ट तो इसका दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरा और तीसरा पार्ट इसका दिक्कत करेगा, ठीक है। चलो सबसे पहला है 3 डायमेंशन में पैकिंग की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला पैकिंग आता है, दैट इज स्क्वायर क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। ये स्क्वायर क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर क्या है, समझो इस चीज को। जैसे मेरे पास ये वाला स्ट्रक्चर था, ये वाला स्ट्रक्चर था, मुझे बोला गया था कि भैया इस क्लासरूम में, इस रूम में मुझे फुटबॉल अरेंज करना है, बस जमीन पे अरेंज करना था तो मैंने कर दिया। अब बोला कि नहीं बहुत सारे हैं तो उसको लेयर बाय लेयर करना पड़ेगा। सो अगर मेरे पास मान लो कि इस वाले केस में मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, इस वाले केस में मैंने क्या किया, ठीक है, मैं डरा नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ, देखो जो सच है, इसके बाद जो आएगा ना यार, तो 2 ही चीजें हैं जो इस चैप्टर में थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, सीसीपी स्ट्रक्चर और एससीपी स्ट्रक्चर, बाकी और कुछ नहीं है, तो वो 3D में आगे आएगा, डरा नहीं रहा। चलो ठीक है, जहां आसान होता हूँ बोलता हूँ आसान है, जहां थोड़ा सा है वहां पे है, ठीक है। अब बोला कि इसको 3D में पैक करना, तो इसको 3D में कैसे पैक करोगे, जमीन पे रख दिया, अब उसके ऊपर आप बॉल्स कैसे रख सकते हो। सो एक तरीका मैं अभी बता रहा हूँ, बाकी जो 2 तरीके वो अगले क्लास में बात करेंगे। सो एक तरीका क्या है कि जैसे इसको अरेंज किया था, ये सेम पैटर्न इसके ऊपर रख दो। फिर से सुनो, जैसे इसको अरेंज किया, इस वाले को अरेंज किया, ये सेम पैटर्न इसके ऊपर रख दो। मतलब क्या है कि बॉल्स को लाओ और बॉल्स को इसके ऊपर रख दिया, इसके ऊपर रख दिया, इसके ऊपर रख दिया, इसके ऊपर रख दिया। मैं इतना ही लेके चल रहा हूँ, पूरा एरिया नहीं लेके चल रहा, इसके ऊपर, इसके ऊपर। फिर और बॉल्स आए तो हमने क्या किया, उसको इसके ऊपर, 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 इसके ऊपर रख दिया। ठीक है, मैं इस वाले एक और को ले लेता हूँ। ठीक है, सो इस तरह की पैकिंग जिसमें कि नीचे में स्क्वायर पैकिंग था, 2D वाला स्क्वायर था, उसी 2D वाले स्क्वायर को उसके ऊपर रख दिया, उसके ऊपर रख दिया, उसके ऊपर रख दिया, 3D में पहुंच गया। ठीक है, सो इस तरह का जो पैकिंग होता है, इस तरह की जो पैकिंग है, इस तरह के पैकिंग को हम बोलते हैं स्क्वायर क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, जो यहाँ पे देखो बना के दिया हुआ है। समझ आ रहा है क्या कि स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर क्या है? कोई ऐसा इसको समझ नहीं आया तो फटाक से हैंड रेज कर दो, क्योंकि अगर फील नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा। कोई ऐसा जिसको ये स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर समझ नहीं आया, लगता हो कि पता नहीं क्या ही हो गया, तो जादू सा हो गया। डन है क्या स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर? चलो ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, कुछ कुछ चीजें जो इसमें पॉइंट्स अपने को देखना है। जो सबसे नीचे वाला, अब मैं पूरा का पूरा एरिया ले रहा हूँ, पहले लाइन लेता था पूरा एरिया। अब जो सबसे नीचे वाला जिस पैटर्न में ये सारे अरेंज थे बॉल्स, उसके ऊपर वाला रेड वाला भी सेम पैटर्न में है, उसके ऊपर येलो वाला भी सेम पैटर्न में है। मतलब ग्रीन वाला का पैटर्न जो जहां जहां था, उसी के जस्ट ऊपर रेड वाला, उसके जस्ट ऊपर येलो वाला। मतलब क्या किसी का पोजीशन बदला है क्या? मैंने किसी का पोजीशन बदला है क्या? कहीं पैटर्न बदला है क्या? जो पैटर्न सबसे नीचे था वही उसके ऊपर, वही उसके ऊपर, वही उसके ऊपर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पैटर्न्स का अगर मैं लेयर देखूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि भैया सारे पैटर्न सेम हैं, तो ये भी ए टाइप होगा। ए टाइप का मतलब क्या हुआ? जो सबसे नीचे वाला उसको ए ले लेते हैं। ए का कोई मीनिंग नहीं है। ए का मतलब जैसे मैथ्स का एक्स है कि भैया हाँ कुछ भी मान लो, तो एक खास जो पैटर्न था उसको मान लिया कि वो ए है। तो जैसा नीचे वाला वैसा ऊपर वाला, वैसा ऊपर वाला, वैसा ऊपर वाला, वैसा ऊपर वाला। तो हम ये कह सकते हैं कि स्क्वायर क्लोज पैक स्ट्रक्चर जो होता है, ये क्यों लिखा, स्क्वायर क्लोज पैक जो स्ट्रक्चर होता है उसमें सबसे पहली चीज क्या है कि यहाँ पे ये ए टाइप होता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि भैया ठीक है, अब ये टाइप तो निकाल लिया, अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? अच्छा, इस पैकिंग को ध्यान से सोचो कि ये जाना पहचाना है कैसे। सिंपल क्यूब याद करो, सिंपल क्यूब और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अगर याद करोगे तो इसको ध्यान से देखो, ये सिंपल क्यूब ही और कुछ नहीं। ये समझ आ रहा है क्या?
ये सिंपल क्यूब ही है। सिंपल क्यूब भी तो ऐसा ही होता था, एक क्यूब के एक क्यूब के 8 कॉर्नर पे बैठा हुआ। इसमें भी तो कहानी वही है। पीछे पलट के देखो तो याद करो, सिंपल क्यूब के लिए हम यही तो बनाते थे, हम ऐसे करके नहीं बनाते थे, हम कुछ अलग बनाते थे क्या? हम बोलते थे भैया ये सिंपल क्यूब है। सो ये बिल्कुल सिंपल क्यूब ही है और कुछ भी नहीं है। जो पहले लैटिस के लिए पढ़ते थे अब पैकिंग के लिए पढ़ रहे हैं। सो मोटे तौर पे बोल सकते हो कि दिस इज अ सिंपल क्यूब स्ट्रक्चर। बस अभी हम पैकिंग के लिए पढ़ते थे, पहले लैटिस के लिए पढ़ा करते थे। सो अगर ये सिंपल क्यूब है बाबू, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? सो हम बोल सकते हैं कि आंख बंद करके बता सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा भाई, चलो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा, क्योंकि सिंपल क्यूब ही है, कोई इसमें अलग है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग कोऑर्डिनेशन नंबर पता है। अब थर्ड थिंग है एफिशिएंसी। मुझे बताओ कि क्या इसके लिए अलग एफिशिएंसी होगा या वही एफिशिएंसी होगा? भैया स्ट्रक्चर वही है तो एफिशिएंसी भी वही होगा। मुझे जल्दी से बताओ तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? मुझे जल्दी से बताओ इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? टाइम नहीं है, जल्दी बोलो। कितना होगा? चलो ठीक है। सो इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी भाई? बहुत बार बोल रहा हूँ, रट्टा मार के रखा करो। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली दैट इज 53%। तो इसमें कोई अलग चीज नहीं होने वाला, जो आपके पास प्रिमिटिव में हुआ करता था वही चीज यहाँ पे होगा। अब एक चीज है जो यहाँ नया आने वाला है। ठीक है, अब इसके बारे में अपन अगले क्लास में डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं क्लास छोड़ दूंगा। अब समझो इस चीज को कि देखो इस पैकिंग में क्या हो रहा है ना, ये बीच में कुछ जगह रह जा रहे हैं, ये बीच में कुछ जगह रह जा रहे हैं। देखो ये बीच में जगह, यहाँ पे कहीं भी पैकिंग होगी। जैसे इस केस में भी देखो तो यहाँ पे जगह रह गए। ठीक है, सो जो 3 डायमेंशनल में पैकिंग होती है, जो बीच में जगह रह जाते हैं, इन जगहों को बोलते हैं वाइड्स। वाइड्स का मतलब क्या होता है? खाली जगह रह जाना, वाइड्स। ठीक है, सो अब इस वाइड के बारे में अपन अगली क्लास में बात करेंगे, और अपने अगली क्लास में बात करेंगे 3D के और भी पैकिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में। बाकी सर यहाँ तक में कोई समस्या तो बोलो। सर जैसे इसका एफिशिएंसी अगर हम लोग निकाले थे तो मतलब कि चार चार मतलब एक तो क्यूब ले लिए थे, ठीक है, 4 बॉल्स का। अगर हम लोग 6 बॉल्स का एक क्यूब 9 बॉल्स का एक क्यूब लेते तो मतलब एफिशिएंसी उतना ही आता ना सर? बाबू 9 बॉल का तो क्यूब लेता तो उसका सेंटर तो कहाँ लेता? उसके कॉर्नर पे तो किसको रखता? बॉल के सेंटर तो नहीं आते उस कॉर्नर पे। यस सर। बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर, यस सर। हाँ, तो कॉर्नर्स पे आते नहीं बॉल के सेंटर, तो तू कैसे उसको कैलकुलेट कर पाता? नहीं कर पाता ना। यस सर। हाँ, ठीक है, चलो। सो जो इनके बीच में ये जो जगह है इनको बोलते हैं वाइड्स। अब ये वाइड्स के बारे में और जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स है उसके बारे में अपन अगली क्लास में बात करेंगे। पर यहां तक में कोई भी चीज समझ नहीं आई तो मुझे बता देना, और नोट डाउन कर लो। इसको नोट डाउन कर लो, ये नोट डाउन कर लो, और ये चीज नोट डाउन कर लो। ठीक है, स्ट्रक्चर मत बनाओ, स्ट्रक्चर अपने घर पे बना लेना, एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर बना लेना। बस जो इनके पॉइंट्स लिखे उन पॉइंट्स को लिख लो, और फिर अपनी अगली क्लास में बात करेंगे वाइड्स के बारे में। ठीक है, चलो ठीक है। सो इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज वॉइड। तो वो उसके बारे में अपन अगली क्लास में बात करेंगे। बाकी कोई ऐसा इसको फील नहीं आया कि ये क्या चीज है तो पूछ लो, क्योंकि अगर फील नहीं आएगा तो मजा नहीं आएगा, फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। फील आना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो ठीक है। तो इसके साथ अपन आज की सभा को यहीं समाप्त करते हैं, यहीं विराम लगाते हैं, और अगले क्लास में फिर आए एक कहानी अपन डिस्कस करेंगे। जिसके डाउट है वो डाउट पूछ लो। पहले वाले क्वेश्चंस लिखने, कौन से क्वेश्चन लिखने दिव्यांशु? जिसके डाउट है वो रुक जाओ, पूछ के जाना, बाकी लोग जा सकते हो। दिव्यांशु कौन सा क्वेश्चन बोला लिखना है? मैं अपलोड कर दूंगा यार, वो जो क्वेश्चंस करा है ना वो अपलोड हो जाएगा, शाम को अपलोड हो जाएगा तो देख लूंगा। हाँ, वो क्वेश्चन सारे अपलोड कर दूंगा मैं ड्राइव पे, ड्राइव से देख लेना, नोट्स भी और क्वेश्चंस भी। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो ठीक है। तो आज की सभा हम यही समाप्त करते हैं, अगले क्लास में फिर आए की कहानी अपन डिस्कस करेंगे। चलो बाय बाय। और किसी का डाउट है डाउट पूछ लो यार, मैं इसलिए मैंने 2-3 मिनट पहले 5 मिनट पहले छोड़ा है। जिसके डाउट्स है, कोई चीज समझ नहीं आया तो पूछ के जाना।
कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसी चीज? रोशन नहीं कहाँ गया? सर, मतलब अभी नहीं है। अच्छा अभी नहीं है, ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, ओके। सो ठीक है, आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं, अगले क्लास में फिर आई कहानी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, चलो बाय बाय।